हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन, मतलब आज का जो वन शॉट है। सो बच्चों, रोटेशन का पार्ट 2 है। आज जो वन शॉट रिवीजन सेशन है ये रोटेशन पार्ट 2 है। इससे पहले बच्चों मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा रिवीजन करवा चुका हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा टॉर्क का रिवीजन करवा दिया मैंने तुम्हें। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों टॉर्क के और रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस एंड सीटीआरएम के केसेस के बारे में। सो रोटेशन अबाउट दी फिक्स्ड एक्सिस में बच्चों टॉर्क वगैरह के बारे में मैं सारी बात बता चुका हूं पिछले वाले सेशन में। टाउ इक्वल टू आई अल्फा वगैरह सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं एनर्जी भी बता के जा चुका हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सो रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड सीटीआरएम बच्चों, ये दो टॉपिक है जिनका हमें आज रिवीजन करना है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस वाले केसेस को। देखो, रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस का मतलब होता है कि यहां पे क्या कर दिया जाता है, बॉडी को बच्चों हिंज कर दिया जाता है। ठीक है। सो रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस क्या होता है बच्चों? ये रोटेशन अबाउट, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस बच्चों, बॉडी जो होती है ना उसको आपने एक पॉइंट का अबाउट हिंज कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, मतलब हिंज कर दिया इसको। हिंज का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा और सारे पॉइंट इसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। उन पॉइंट्स का इससे जो डिस्टेंस होगा वो उन सर्कल का रेडियस बन जाएगा। जैसे बच्चों अगर मैं देखूं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, हिंज हो गया बच्चों यहाँ पे सेंटर पे, मान लो एक पॉइंट लिया मैंने ये वाला। ठीक है, एक पॉइंट बच्चों मैंने ये वाला ले लिया, ये वाला या ये वाला ले लिया या ये वाला ले लिया या ये वाला ले लेते हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट जो मैंने बनाए ना बच्चों येलो वाले, अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट लोगे ना बच्चों तो इन सब का जो डिस्टेंस है ना हिंज से वो बच्चों फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे होंगे बच्चों, ये पूरा टाइम क्योंकि रिजिड बॉडी है तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों इस वाले सर्कल पे मूव करेंगे। तो जब ये बॉडी घुमाओगे ना बच्चों हिंज के अबाउट, तो ये सारे के सारे पॉइंट बच्चों आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे होंगे जो मैंने सर्कल यहाँ पे बना रखा है। तो बच्चों आपको पता होगा इसके बारे में, ओमेगा के बारे में, आपको इसका अल्फा कहीं ना कहीं से पता करना पड़ेगा अगर नहीं दे रखा है तो। अगर अल्फा पता कर लिया, अल्फा पता करने का तरीका क्या होता है बच्चों, टॉर्क लिख के टाउ इक्वल टू आई अल्फा करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो आपने अल्फा पता कर लिया। ध्यान रखना बच्चों, टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट लिखते हैं ना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा बच्चों ये इक्वेशन होती है। इसमें एक चीज का ध्यान और रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लिखना होता है हमें हिंज के अबाउट। मतलब बॉडी अगर हिंज हो रखी है ना तो ये होता है बच्चों हिंज एक्सिस जो हिंज से पास हो रही है, या फिर होता है बच्चों जो एक ऐसी एक्सिस जो कि रेस्ट पे है या और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दो जगह से लिखनी होती है बच्चों ना। टॉर्क अबाउट हिंज एक्सिस लिखो इक्वल टू आई अबाउट हिंज एक्सिस इनटू अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा तुम्हारे पास। या फिर सेंटर ऑफ मास का अबाउट लिखो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। बच्चों सेंटर ऑफ मास और हिंज के बारे में क्यों बोल रहा हूं, हिंज अगर कर रखा है तो मुझे पता है ये रुका हुआ है, इस पॉइंट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मुझे स्यूडो फोर्स का टेंशन नहीं लेना। तो हिंज वाले केस में तो बच्चों मैं हमेशा टाउ इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट लगाऊंगा, हिंज के अबाउट। दूसरा ये होता है कि हिंज जो फोर्सेस लगा रहे हैं ना उनकी मुझे टेंशन नहीं रहती, इसलिए बच्चों मैं इसको ज्यादातर तो हिंज वाले केसेस में तो हिंज का वर्ड लगाता हूं। लेकिन अगर तुम्हें हिंज नहीं मिल रहा है अगर किसी बॉडी के केस में, तो आप जो है उसका बच्चों सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाओगे कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का टॉर्क कैलकुलेट करके आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा कर दोगे। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेटेड है भी तो भी बच्चों आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाके लगा रहे हो इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाता है जो स्यूडो फोर्स लगेगा ना वो सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, तो उसका टॉर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने बॉडी का कोई और पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का अबाउट अगर तुम टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा रहे हो तो बच्चों मेक श्योर कि दैट पॉइंट इज नॉन एक्सेलरेटेड पॉइंट। अगर उसका एक्सेलरेशन है तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे स्यूडो फोर्स लगाना और फिर उसका भी टॉर्क लिख के फिर लिखना बच्चों किसको, टाउ इक्वल टू आई अल्फा को। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, मतलब जब आपने स्यूडो फोर्स वगैरह को कंसीडर कर लिया है। और इस इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों, अल्फा पता करने के लिए। अल्फा की जरूरत क्यों पड़ती है, बॉडी के पॉइंट्स के एक्सेलरेशन एंड ऑल पता करने के लिए। तो जैसे बच्चों ये वाला पॉइंट है तो बच्चों इस वाले पॉइंट के पास पता है क्या क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये ए पॉइंट है तो वेलोसिटी होगी ओमेगा इनटू आर के बराबर। ठीक है, ये ए है। इसके पास बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ए वाले पॉइंट के पास और ये अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। इसके पास बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ए वाले पॉइंट के पास और वो बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा। तो सेंट्रीपिटल जो होगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू
आर के बराबर होगा। ये वाली बात समझ में आई बच्चों तुम्हें, सारे के सारे पॉइंट? ठीक है, ये होते हैं बच्चों यहाँ पे सारी की सारी बातें। टॉर्क वगैरह लिखना तुम्हें आता ही है तो तुम इसको अल्फा वगैरह को भी लिख लोगे। ये वाली बात समझ में आई? अगर बच्चों मुझे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ आई अबाउट एक्सिस, जो भी हिंज एक्सिस है ना बच्चों, दैट इनटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंटम लिखना है, सिस्टम का मोमेंटम, तो बच्चों m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है बच्चों, तो I जो एक्सिस है बच्चों जो दिखा रखी है, दैट इनटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। लो जी, ये हो गई इसके बारे में सारी की सारी बातें। ठीक है बच्चों, सारी की सारी बातें बच्चों इसके बारे में आप लोगों के सामने लिखी हुई है। रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस की सारा के सारा हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन जो है इस पे। अब थोड़े से क्वेश्चंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखे होंगे बच्चों, ये पुली वुली टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ब्लॉक ये दे रखा है और एक ब्लॉक बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, ये m मास का है, ये वाला भी m मास का है। इसकी रेडियस बच्चों 2r के बराबर है, अंदर वाले की रेडियस r के बराबर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I नॉट के बराबर है। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I नॉट के बराबर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B वाले ब्लॉक का बच्चों आपको एक्सेलरेशन बताना है। B ब्लॉक का बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। इस वाले ब्लॉक का करना भाई क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से। डन 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 डन, करें डिस्कस। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है बच्चों, हमें आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इनकी। यहां पे बच्चों mg लगेगा, यहां पे भी mg लग रहा होगा। मान लो ये नीचे जा रहा है बच्चों b एक्सेलरेशन से। ठीक है, b एक्सेलरेशन है इसका नीचे की तरफ। इसका एक्सेलरेशन बच्चों a मान लेते हैं। इस रस्सी में टेंशन बच्चों T2 मान लेते हैं, इस वाली में T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो T1 और यहाँ पे T2 ऐसे होगा। इक्वेशंस लिखो बच्चों यहाँ पे। पहले लिखूंगा मैं mg माइनस का T2 इज इक्वल टू m इंटू बी, T1 माइनस का mg इज इक्वल टू m इंटू ए, T2 इंटू 2r माइनस का T1 इंटू r इज इक्वल टू I नॉट इंटू अल्फा। ठीक है, एक तो रिलेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया। एक काम करो कि इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों और तीनों को ऐड कर दिया। तो जब ऐड करोगे ना, एक इस r को बच्चों पहले ही हटा देना, इधर भेज देना। ठीक है, ओके। तो 2t2 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। t1 से t1 बच्चों, तो 2mg माइनस का mg इज इक्वल टू 2mb प्लस का m इंटू बी, m इंटू ए प्लस का I नॉट इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई r। ये रिलेशन बन जाएगा बच्चों। अब a और b और अल्फा के बीच में एक रिलेशन आ रहा है। अल्फा बच्चों कुछ ऐसा आएगा, इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा इंटू 2r के बराबर होगा। अगर तुम इस रस्सी में देखो तो अल्फा इंटू 2r b के बराबर होना चाहिए। तो b बच्चों 2 अल्फा r के बराबर होगा और a बच्चों अल्फा इंटू r के बराबर होगा। a की वैल्यू b की वैल्यू ले जाके यहां पे पुट कर देनी है एंड यू विल गेट अल्फा फ्रॉम हियर। ठीक है, सो 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कट सके। यहाँ पे 2t2 था ना, तो ये कट सके इसलिए। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। डन 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 डन। ये समझ में आया तुम्हें? ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़े से रोटेशन पर तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है बच्चों कि एक इक्विलेटरल लग रहा है, क्या लग तो नहीं रहा, अब फिर भी लग रहा है। ठीक है, अब लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि इस जगह पे आपने इसको हिंज कर रखा है। ठीक है, हिंज, और यहाँ पे एक रस्सी से आपने इसको बांध रखा था। लो जी, अच्छा बच्चों ये इक्विलेटरल वायर फ्रेम है, यूनिफॉर्म वायर फ्रेम ऑफ मास m है बच्चों। ठीक है, मतलब इक्विलेटरल यूनिफॉर्म वायर फ्रेम ऑफ मास m and side length L. If a string holding the vertex A is cut, string holding the vertex A is cut, find the instantaneous acceleration of
एंड बी वाले एंड का बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम है बच्चों और इस तरीके से आपको दे रखा है। एंड बी का बच्चों, सॉरी एंड बी नहीं, एंड ए वाले एंड का बच्चों, इस वाले का मतलब एंड नहीं वर्टेक्स बोलना ऑफ ए, ये जो ए वाला पॉइंट है बच्चों इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। बताओ बच्चों उस वाले पॉइंट का, ए वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा जस्ट आफ्टर द कट, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, ठीक है। रस्सी को काटने के जस्ट बाद बोला है इन्होंने, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। जैसे तुम इसको कट कर दोगे ना तो इस वाली रॉड का, इस वाली रॉड का और इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास आएगा बच्चों कहीं बीच में आएगा। अगर आप नहीं चाहते हो कि देखो एक तो ये कि सेंट्रोइड पे आएगा, ये समझ लो क्योंकि यूनिफॉर्म है। नहीं तो आप कह रहे हो नहीं सर मैं नहीं जाना चाहता उसमें, तो आप एक काम करो कि आप ये कह दो इसका जो मास है ना वो इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो, m/3 इंटू जी के बराबर फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, इसके सेंटर पे m/3 जी के बराबर फोर्स लग रहा होगा, इसके सेंटर पे m/3 इंटू जी के बराबर फोर्स लग रहा होगा। तो यहां से बच्चों इनका अल्फा आ जाएगा। ओमेगा तो है नहीं, तो उस पॉइंट के पास दो ही एक्सेलरेशन हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। तो ओमेगा तो नहीं है बच्चों, वहां पे ओमेगा नहीं है तो सेंट्रीपिटल तो आने से रहा क्योंकि घूमेगा इसके अबाउट रस्सी को काटने के बाद। तो मुझे चाहिए बच्चों यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए मुझे अल्फा चाहिए। तो अल्फा अगर मेरे को पता होगा तो मैं ए का एक्सेलरेशन लिख पाऊंगा। तो हमने कहा कि ठीक है भाई इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों टॉर्क अबाउट बी इक्वल टू आई अबाउट बी इंटू अल्फा। टॉर्क किस किस का आएगा, m/3g इंटू l/2, m/3g इंटू l/2 cos 60 प्लस का ये पूरी डिस्टेंस में से ये वाला माइनस कर देना, m/3g l माइनस का l/2 cos 60 इक्वल टू आई। इसके अबाउट आई लिखना है बच्चों, पहली रॉड का m/3 l स्क्वायर डिवाइड बाई 3, m/3 l स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस उस वाली का लिखो बच्चों, पहले उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का अबाउट लिखना ICM, तो m/3 l स्क्वायर डिवाइड बाई 12 और ये डिस्टेंस होती है बच्चों √3 l/2 के बराबर। तो पहले तो उसको लिख लेता हूं, ml स्क्वायर डिवाइड बाई 36 प्लस m/3 √3/3 l स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू अल्फा। ये बनेगा बच्चों हमारे पास ना। m/3 तो बच्चों पूरे में से उड़ा ही देते हैं एक ही बार में ना, ये 12 रह जाएगा यहाँ पे, m/3 को तो पहले ही उड़ा देते हैं। gl/2 gl/4 और 3gl/4, तो l/4 प्लस का 3l/4 l हो जाएगा, 3gl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2ml स्क्वायर बाई 3, 8 प्लस का 1 प्लस का 9, 18। तो 18 से ये 3 बार और ये 2 बार और इससे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू g/l। अल्फा की वैल्यू बच्चों ये आ रही है g/l के बराबर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई तो अल्फा इंटू दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो जी के बराबर आ रही होगी यार, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। यही आ रहा था कि किसी का आंसर आया था इसमें, ये आ रहा है बच्चों मेरा तो आंसर, ठीक है। ओके अगला आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक टेबल है बच्चों, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर आपने एक रॉड रख दी है और ये टेबल बच्चों स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल है। इस रॉड का मास बच्चों m है, लेंथ l है। आपने क्या किया कि एक फोर्स लगाया इधर से l/4 डिस्टेंस पे, जो फोर्स है बच्चों वो बेसिकली इधर से l/4 डिस्टेंस पे लगा दिया आपने, ठीक है। ये वाला एंड बच्चों a है और ये वाला b है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एंड ए वाले एंड का बच्चों एक्सेलरेशन बता दो जल्दी से। ए वाले एंड का एक्सेलरेशन क्या आएगा इस वाले एंड का,
अगला बच्चों SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिर वेव, देन फ्लूइड, और फिर आपका बच्चों थर्मल, इस तरीके से चलने वाला है। सो बेसिकली काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, छह टॉपिक हो जाएंगे वो हमारे कवर इसके बाद ना आज। और 7वां SHM, 8वां वेव, 9वां फ्लूइड, 10वां थर्मल का, और 11वां होगा बच्चों हमारा टेस्ट ग्रेविटेशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट का, और 12वां होगा आपका 11th का फुल सिलेबस। इस तरीके से बच्चों आपका ये सिलेबस इसका कंप्लीट हो जाएगा। करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को, कैसे करते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो बच्चों ये CTRM का क्वेश्चन है, ठीक है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। CTRM में बच्चों क्या होता है कि बॉडी किसी हिंज विंज नहीं हो रखा होता कहीं पे, ठीक है। सोहन ने निकाल आंसर फाइंड किया इसका, चलो देखेंगे। हिंज वगैरह नहीं हो रखा बच्चों, अब ये बॉडी बड़ी अजीब सी मोशन कर रही होगी, आपको इसकी एक्सिस पहचानना मुश्किल होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास को पकड़ लेते हैं। अच्छा ये बताओ बच्चों, इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स किधर लग रहा है, उस डायरेक्शन में। तुम्हें ये तो पता है सब लोगों को कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नेट फोर्स पर डिपेंड करता है। तो F नॉट इज इक्वल टू M इंटू ACM आएगा या नहीं आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मेरे को ये पता लग गया कि वो F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर आएगा। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ, तो स्यूडो फोर्स क्या कोई टेंशन है क्या मुझे? नहीं, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास के पास हो जाएगा। ठीक है, लगेगा तो है स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ, लेकिन उसके टॉर्क वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूंगा तो इस फोर्स का टॉर्क आएगा, तो इसका अल्फा आएगा नहीं आएगा बच्चों। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। टॉर्क कितना आएगा? F नॉट L डिवाइडेड बाई 4। आई कितना होता है? ML स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू अल्फा। तो ये कट जाएगा बच्चों 3 टाइम्स, ठीक है। तो अल्फा इंटू एल की वैल्यू मेरे पास आ गई, अल्फा इंटू एल इज इक्वल टू 3F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर, ठीक है। 3F नॉट डिवाइड बाई M के बराबर आ गई हमारे पास अल्फा इंटू एल की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब मुझे ए वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इधर आएगा नहीं आएगा बच्चों? और अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ मास का ऐड कर दूं एक्सेलरेशन, तो ए का एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर। और ये एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 3F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर। तो नेट एक्सेलरेशन जो ए का आएगा पीछे की तरफ आ जाएगा 2F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो 2F नॉट डिवाइडेड बाई M के बराबर आंसर आ जाएगा। लो जी, CTRM का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इनमें बच्चों बस वो आ जाते हैं प्योर रोलिंग मोशन और रोलिंग वाले केसेस ना, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या किया है मैंने? अच्छा मैंने गलती कर दी यहाँ पे ना, इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों वो अल्फा L बाई 2 के बराबर होगा, बाई 2 भी आएगा। F नॉट डिवाइड बाई 2M आएगा इधर, ठीक है। F नॉट डिवाइड बाई 2M आएगा, यस सही था आप लोगों को ना, सौरभ और सोहन का, ठीक है। मैंने वो L बाई 2 डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ मास से। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोलिंग मोशन के बारे में। क्या होता है बच्चों प्योर रोलिंग मोशन? देखिए कोई भी बॉडी जो है, मान लो, अच्छा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ना। बॉडी कैसी? कोई भी बॉडी नहीं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जिस बॉडी का है वो बॉडी अगर किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में रखी है, तो इस वाले पॉइंट का और सरफेस के पॉइंट का, ये दोनों का अलोंग द सरफेस रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो ये बॉडी का पॉइंट है और ये सरफेस का पॉइंट है। तो इन प्योर रोलिंग मोशन, in pure rolling motion of circular cross section body, cross section body, velocity of point of contact
ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। अब वेलोसिटी की जगह तो आप ये बोलो रिलेटिव मोशन। अलोंग, मतलब ये फिर वेलोसिटी वाला गलत हो जाएगा। तो इन प्योर रोलिंग मोशन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बॉडी there should be no relative motion between points no relative motion between points in contact along the tangential direction। टेंजेंशियल डायरेक्शन बच्चों सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली बॉडी की जो टेंजेंट बनेगी ना, उस टेंजेंट के अलोंग बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बताता हूं बच्चों, जैसे ये आगे जा रहा है बच्चों ना v वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, अल्फा एक्सेलरेशन से और a एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो बच्चों b वाला पॉइंट तो ये रेस्ट पे, ये तो रेस्ट पे, ना तो इसका एक्सेलरेशन है ना ही कुछ है। अब a के बारे में बात करते हैं बच्चों। a का क्या क्या है, देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में a के बारे में बात करो तो आप बोलोगे सर इसके पास वेलोसिटी है ओमेगा इनटू r, और सेंटर ऑफ मास की आप ऐड कर दो तो वेलोसिटी तो बच्चों इसके पास ऐसी हो गई। एक्सेलरेशन की अगर बात करोगे ना a वाले पॉइंट की, देखो b तो बच्चों रेस्ट पे ही है, उसका तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अब a वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन की बात करोगे तो देखो टेंजेंशियल आएगा अल्फा इनटू r, आगे बच्चों a आएगा और एक आएगा बच्चों सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर इनटू r के बराबर, ठीक है। ये आएंगे बच्चों इसके एक्सेलरेशन। तो अलोंग द कॉमन टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ना बच्चों, इसके अलोंग रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके अलोंग वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए। तो देखो v जो है ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा पहले तो ये, और a जो है बच्चों अल्फा इंटू आर के बराबर होगा दूसरा ये, ठीक है। ये दोनों समझ में आए। अच्छा तुम बोलोगे सर चलो ये तो दोनों बराबर हो गए, तो इसका तो ये एक्सेलरेशन बच जाएगा। यस, अलोंग दी टेंजेंट नहीं होना चाहिए। देखो ये पर ऊपर की तरफ है, इसीलिए तो इसका कांटेक्ट थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा, बिकॉज देयर इज दैट एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो तुम्हें बस इसका ध्यान रखना होता है, और जो टेंजेंट है ना उनकी, उसके अलोंग बच्चों नेट फोर्स जो है, मतलब नेट रिलेटिव मोशन जो है जीरो होनी चाहिए, ये मेक श्योर तुम लोगों को करना होता है। इस बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तुम लोगों को ना प्योर रोलिंग मोशन का। तो अपन प्योर रोलिंग मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें ज्यादातर केसेस कवर हो जाए, ठीक है। देखो भाई ये मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट दे रखा है आपको, एंड आपने इस पर फोर्स लगा दिया इधर की तरफ, ठीक है। ये F0 फोर्स लगा दिया, इसका मास m है, इसका भी मास m है बच्चों, रेडियस r है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। इन केस ऑफ नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टेक्ट सरफेस, इन केस ऑफ नो स्लिपिंग at any contact surface, find the acceleration of center of cylinder, ठीक है भाई। जो सिलेंडर का जो सेंटर है ना बच्चों, उसका एक्सेलरेशन बताना है आपको। कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ पर किसी भी सरफेस पे स्लिपिंग नहीं होनी है। ऊपर वाले प्लैंक पे जो m मास का प्लैंक है, आप उसमें फोर्स लगा रहे हो F0, और आपको सेंटर का एक्सेलरेशन बताना है कि सेंटर का एक्सेलरेशन क्या होगा। आप यही बोल रहे थे ना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते इसके, प्योर रोलिंग के क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसमें मतलब वो सारे केसेस कवर हो जाएंगे। मैंने इजी वाला नहीं उठाया, मैंने जो मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल हो सकता था वो क्वेश्चन उठा लिया है आपके सामने। करें डिस्कस करें इसको, करें मैं बात करें फिर इसके बारे में। देखो
एक बात बताओ, ये आगे जाएगा तो यहाँ पे स्लिपिंग की पॉसिबिलिटी आएगी, तो ये इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा सिलेंडर के ऊपर? यस। और इसका जो रिएक्शन पेयर है सिलेंडर के ऊपर लग जाएगा? आपने कहा हाँ सर। और ये फ्रिक्शन होगा, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। इस फ्रिक्शन को बोल दिया मैंने F1, तो F1 लग जाएगा इस पे। इसका एक्सेलरेशन बच्चों अपन बोल देते हैं A1। अब क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है तो ये आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन आएगा। सपोज करो इसको मैंने A2 बोल दिया, साथ ही साथ ही ऐसे घूम घूम भी रहा होगा, अल्फा भी आ जाएगा इसके पास। A2 लिखने की जरूरत नहीं है, A एंड अल्फा रहने देते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ वाले फ्रिक्शन का वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि के स्क्वायर अपॉन आर से ऊपर जब फोर्स लगता है ना तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। अगर तुम्हें याद हो, मैंने एक बार एनालिसिस करवाया था कि रिंग के लिए, रिंग अगर होती है ना, रिंग या हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, तो उनके टॉप मोस्ट पॉइंट में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, के स्क्वायर अपॉन आर वाला जो फंडा होता है। तो यहाँ पे तो तुम देख रहे हो डिस्क है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, मतलब डिस्क वाला केस बनेगा। डिस्क वाला केस में के स्क्वायर आर क्या होता है, मतलब r/2। तो r/2 से नीचे अगर फोर्स होता ना, r/2 से नीचे अगर फोर्स होता तो फ्रिक्शन पीछे लगता, r/2 से ऊपर जब फोर्स होगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो अपना डायरेक्शन का ध्यान अपने आप ही रखता है। मैंने गलती से पीछे की तरफ मान लिया, ठीक है, तो तुम अगर ऐसी गलती कर भी दोगे ना तब भी वो गलती जो है माफ हो जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये F2 आ गया, ठीक है भाई। ये मैंने ऐसे डायग्राम बना लिया। अब मैं इसके सॉल्व करना चालू कर रहा हूँ बच्चों। इसको सब में F नेट इक्वल टू M ही लगता है बच्चों। ऊपर वाली बॉडी पे लगाऊंगा बच्चों में पहले तो F नॉट माइनस का F1 इज इक्वल टू M इंटू A1। इस पर लगाऊंगा बच्चों F1 माइनस का F2 इज इक्वल टू M इंटू A, ठीक है। टॉर्क वाली इक्वेशन लिखो बच्चों इस पे, टॉर्क। तो टॉर्क वाली इक्वेशन आएगी, देखो F1 का टॉर्क F1 इंटू आर प्लस का F2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, टॉर्क लिखा किसके अबाउट है बच्चों? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ना टॉर्क तुम लोवेस्ट पॉइंट का वर्ड लिखना चाहते हो, सेंटर ऑफ मास का वर्ड लिखना चाहते हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का वर्ड लिखोगे तब तो कोई परेशानी है ही नहीं, तब तो इसका टॉर्क आएगा और उसका टॉर्क आएगा F1 का इस पे। यार इसके अबाउट लिखोगे तो सिर्फ F1 का टॉर्क आता, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। और यहाँ पे लिख दोगे तो mr²/2 इंटू अल्फा, ठीक है, F1r प्लस दिस, ये कट जाएगा बच्चे इससे, ठीक है, ओके। तो F1 प्लस का F2 ये आया, F1 माइनस F2 बच्चों उसके बराबर आया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों ना पहले ही, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो बेसिकली F1 जो है ना ma डिवाइड बाई 2 m अल्फा डिवाइड बाई 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये F1 आ गया हमारे पास, और F1 की वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे ले जाके पुट कर सकते हैं। F नॉट इज इक्वल टू ma1 प्लस का ma डिवाइड बाई 2 प्लस m अल्फा इंटू आर डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको यहाँ पे ले जाके उधर ले जाके सॉल्व कर लिया, तो ये रिलेशन बच्चों हमारे पास बन गया। यहाँ पे A1 A और अल्फा है। अब आ जाओ बच्चों इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट A1 से आगे जा रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट A प्लस का अल्फा इंटू आर से आगे जा रहा है। अब नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट A माइनस का अल्फा आर से आगे जा रहा है, और ये तो रेस्ट पे, तो A इक्वल टू अल्फा इंटू आर हो गया, तो और A1 इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू आर हो गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, A1 की वैल्यू 2 अल्फा इंटू आर, A की वैल्यू अल्फा इंटू आर, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर A1 A2 सब कुछ आ जाएगा यहाँ से। ये होता है बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का।
प्योर रोलिंग मोशन, ऐसे हो जाते हैं। और ज्यादातर तो क्वेश्चन बच्चों देखो क्लास वगैरह में जो कराए गए होते हैं ना, सेंटर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगा रहे होते हैं या किसी और पॉइंट पे लगा रहे होते हैं, वो वाले केसेस होते हैं। मतलब मुझे लगता है कि फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये सारा कवर हो जाता हो, दैट इज दिस क्वेश्चन फॉर जेई मेन एटलीस्ट। मतलब जेई मेन के हिसाब से तो काफी ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ द रोटेशन इन 2 क्लासेस।